नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी जो पीडी पाठक द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है उसकी का भाग 4 आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भाग 3 में 19 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो भाग 4 है ये सीखने का मनोविज्ञान से संबंधित है और इसमें जितने भी चैप्टर हैं हम एक चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं 20 से लेकर 33 चैप्टर तक। ये सभी भाग 4 में आपको देखने के मिलेंगे। अब हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर 20 सीखने की प्रक्रिया व विधियां। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सीखने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। तो सीखने की प्रक्रिया जो है उसकी दो मुख्य विशेषताएं मानी जाती हैं, एक तो निरंतरता और दूसरी सार्वभौमिकता। तो ये दो विशेषताएं हैं सीखने की प्रक्रिया की। ये प्रक्रिया जो है सीखने की ये सदैव और सर्वत्र चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। इसलिए मानव अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उसकी सीखने की प्रक्रिया में विराम और अस्थिरता की अवस्था कभी नहीं आती है कि हम अपने जीवन में हर दिन हर पल कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि इसकी गति कभी तो बहुत तेज हो जाती है और कभी ये बहुत मंद हो जाती है। तो सीखने की गति कभी भी समान नहीं रहती, कभी ये तेज रहती है और कभी ये मंद रहती है। इसके अतिरिक्त मानव के सीखने का कोई निश्चित स्थान और समय भी नहीं होता। किसी भी स्थान पर किसी भी समय मानव कुछ ना कुछ सीख सकता है। वह हर घड़ी और हर जगह कुछ ना कुछ सीख सकता है। वह न केवल शिक्षा संस्थान में वरन परिवार, समाज, संस्कृति, सिनेमा, सड़क, पड़ोसियों, सगे साथियों, अपरिचित व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, इन सभी से थोड़ी या अधिक वो शिक्षा ग्रहण करता है। ये नहीं कि शिक्षा केवल स्कूल में ही प्रदान की जाती है, ये वो कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, मतलब सीख सकता है। इस प्रकार वह आजीवन मतलब जीवन पर्यंत सीखता हुआ और इसके फलस्वरूप अपने व्यवहार में वो परिवर्तन करता हुआ जीवन में हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए वुडवर्थ महोदय ने सही कहा है कि सीखना जो है वो विकास की एक प्रक्रिया है। तो सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने माना है? वुडवर्थ महोदय ने माना है। अब हम देखने वाले हैं सीखने का अर्थ व परिभाषा। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया मानी जाती है। हम अपने हाथ में आम लिए चले आ रहे हैं, कहीं से एक भूखे बंदर की उस आम पर नजर पड़ती है और वह बंदर क्या करता है? वह आम को हमारे हाथ से छीन ले जाता है। यह भूखे होने की स्थिति में आम के प्रति बंदर की प्रतिक्रिया थी, पर यह प्रतिक्रिया जो है यह स्वाभाविक है, सीखी हुई नहीं है। क्योंकि उसे भूख लगी थी, तो भूख लगने पर जो प्रतिक्रिया की जाती है तो वो सीखी हुई नहीं होती है, वो क्या होती है? स्वाभाविक होती है। इसके विपरीत बालक हमारे हाथ में आम देखता है और वह उसे छीनता नहीं है, बल्कि हाथ फैलाकर मांगता है। आम के प्रति बालक की यह प्रक्रिया जो है ये स्वाभाविक नहीं है, बल्कि ये सीखी हुई है कि उसके पूर्वजों ने उसे सिखलाया है कि किस प्रकार किसी से कोई वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। जन्म लेने के कुछ समय बाद से ही बालक को अपने वातावरण से कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिल जाता है। पहली बार आग को देखकर वह उसे छू लेता है और उसका हाथ
जल जाता है। फलस्वरूप उसे एक नया अनुभव होता है। अतः जब वह आग को फिर से देखता है तब वह उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया होती है वो भिन्न होती है। वो उसको छूता नहीं है क्योंकि उसने सीख लिया है कि आग को छूने से हाथ जलता है। अनुभव ने उसे आग को न छूना सिखला दिया है। अतः वह आग से दूर रहता है। इस प्रकार सीखना जो है वो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। हम सीखने के अर्थ को नीचे परिभाषाओं के रूप में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं स्किनर महोदय के द्वारा सीखने का क्या अर्थ होता है। तो स्किनर महोदय ने कहा कि सीखना जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार क्रो महोदय ने लिखा है कि सीखना जो है वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। गेट्स व अन्य ने क्या परिभाषा दी है कि सीखना जो है ये अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। क्रोनबेक ने क्या कहा है सीखने के बारे में कि सीखना जो है ये अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। फिर नीचे सीखने की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। योकम एंड सिम्पसन महोदय के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता है सीखना जो है ये संपूर्ण जीवन चलता रहता है, कि पूरे जीवन में सीखने की क्रिया चलती रहती है और ये आजीवन चलती है। व्यक्ति अपने जन्म के समय से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ अवश्य सीखता रहता है। दूसरी विशेषता है सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। गेलफोर्ड महोदय ने लिखा है कि सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है। अगली विशेषता है सीखना जो है ये सार्वभौमिक है। सीखने का गुण केवल मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता, वस्तुतः संसार के सभी जो जीवधारी हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, सभी कुछ न कुछ अवश्य सीखते रहते हैं। चौथी विशेषता है सीखना विकास है। व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ सीखता रहता है। फलस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सीखने की इस विशेषता को पेस्टोलॉजी ने वृक्ष और फ्रोबेल ने उपवन का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। पांचवी विशेषता है सीखना अनुकूलन है। सीखना वातावरण से अनुकूलन करने के लिए बहुत ही जरूरी है। सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। जब वह अपने व्यवहार को इसके अनुकूल बना लेता है तभी वो कुछ न कुछ सीख पाता है। इसके संबंध में कि सीखना अनुकूलन है तो गेट्स व अदर ने इसके संबंध में कहा है कि सीखने का संबंध स्थिति के क्रमिक परिचय से माना जाता है। अगली विशेषता है सीखना जो है ये नया कार्य करना है, कि सीखने पर कुछ नया कार्य अवश्य होता है। वुडवर्थ महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि सीखना कोई नया कार्य करना है, पर उसने अब इसमें एक शर्त लगा दी। वो क्या थी? उनका कहना कि सीखना नया कार्य करना तभी है जबकि यह कार्य फिर किया जाए, कि जो हमने सीखा है उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए और दूसरे कार्यों में वो प्रकट हो। वही क्या है? सही सीखना कहलाता है। अगली विशेषता है सीखना जो है ये अनुभवों का संगठन है।
सीखना न तो नए अनुभव की प्राप्ति है और न पुराने अनुभवों का योग है, वरन नए और पुराने अनुभवों का संगठन ही क्या है, सीखना है। जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभवों द्वारा नई बातें सीखता जाता है, वैसे वैसे वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अनुभवों को संगठित करता चला जाता है। अगली विशेषता है सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य जितना ही अधिक प्रबल होता है, सीखने की क्रिया भी उतनी ही अधिक तेज होती है। उद्देश्य के अभाव में सीखना जो है वो कभी भी सफल नहीं होता है। मार्शल महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि सीखने के लिए उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्य की अति आवश्यकता और ऐसे उद्देश्य के बिना सीखने में असफलता निश्चित है। अगली विशेषता है सीखना विवेकपूर्ण है। मार्शल महोदय का कथन है कि सीखना यांत्रिक कार्य के बजाय विवेकपूर्ण कार्य माना जाता है। उसी बात को शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है जिसमें बुद्धि या विवेक का प्रयोग किया जाता है, कि हम उसी कार्य को जल्दी सीखते हैं जिसमें हमारी बुद्धि काम करती है। बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में सफलता कभी नहीं प्राप्त होती। मार्शल महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। अगली विशेषता है सीखना जो है वो सक्रिय है। सक्रिय सीखना ही वास्तविक सीखना माना जाता है। बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वह स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग लेगा। अगर उसकी सीखने में रुचि नहीं है तो वो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि डाल्टन प्लान, प्रोजेक्ट मेथड आदि शिक्षण की प्रगतिशील विधियां बालक की क्रियाशीलता पर बल देती हैं। अगली विशेषता है सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। सीखना व्यक्तिगत कार्य तो है ही, पर इससे ही अधिक ये सामाजिक कार्य है। योकेम एंड सिप्सन महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि सीखना सामाजिक है क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव माना जाता है। अगली विशेषता है सीखना वातावरण की उपज है। सीखना रिक्तता में न होकर सदैव उस वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में होता है जिसमें व्यक्ति रहता है। बालक का संबंध जैसे वातावरण से होता है वैसी ही बातें वो सीखता है। यही कारण है कि आजकल इस बात पर अवश्य बल दिया जाता है कि विद्यालय इतना उपयुक्त और प्रभावशाली वातावरण उपस्थित करे कि बालक अधिक से अधिक बातों को वहाँ ग्रहण कर सके। अगली विशेषता है सीखना खोज करना है। वास्तविक सीखना किसी बात की खोज करना माना जाता है। इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयास करके स्वयं एक परिणाम पर वो पहुंचता है। मार्शल महोदय का इसके संबंध में कथन है कि सीखना उस ज्ञान को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। अब हम देखने वाले हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारक या फिर दशाएं। ऐसे अनेक कारक या दशाएं हैं जो सीखने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं या फिर वो बाधक सिद्ध होते हैं। इसका उल्लेख करते हुए सिम्पसन महोदय ने ठीक ही लिखा है। क्या लिखा है कि अन्य दशाओं के साथ साथ सीखने की कुछ दशाएं हैं। कौन कौन सी हैं? उत्तम स्वास्थ्य, रहने की अच्छी आदतें,
शारीरिक दोषों से मुक्ति, अध्ययन की अच्छी आदतें, संवेगात्मक संतुलन, मानसिक योग्यता, कार्य संबंधी परिपक्वता, वांछनीय दृष्टिकोण और रुचियाँ, उत्तम सामाजिक अनुकूलन, रूढ़िबद्धता और अंधविश्वास से मुक्ति। तो ये क्या है? दशाएं हैं। हम इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर प्रकाश डाल रहे हैं। सबसे पहला कारक या दशा है विषय सामग्री का स्वरूप। सीखने की क्रिया पर सीखी जाने वाली विशेष सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अर्थपूर्ण सामग्री अधिक शीघ्रता और सरलता से सीख ली जाती है। इसी प्रकार अनियोजित सामग्री की तुलना में सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर नियोजित सामग्री सीखने की क्रिया को सरलता प्रदान करती है। बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ये दूसरा प्रमुख कारक है। जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं वे सीखने में रुचि लेते हैं और जल्दी ही वो सीख जाते हैं। इसके विपरीत शारीरिक या फिर मानसिक रोगों से पीड़ित जो छात्र होते हैं वो सीखने में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं लेते हैं। फलतः वे किसी बात को बहुत देर से और कम सीख पाते हैं। अगला कारक है परिपक्वता। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले नए जो छात्र होते हैं वो नए पाठ को सीखने के लिए सदैव तत्पर और उत्सुक रहते हैं। अतः वे सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करते हैं। यदि छात्रों में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता नहीं होती है तो सीखने में उनके समय और शक्ति का नाश होता है। परिपक्वता के संबंध में कोलेस्निक महोदय ने लिखा है कि परिपक्वता और सीखना जो है ये पृथक प्रक्रियाएं नहीं है वरन एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप में संबद्ध और एक दूसरे पर ये निर्भर मानी जाती है। अगला कारक है सीखने का समय व थकान। सीखने का समय सीखने की क्रिया को सदैव प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में हम देखें, जब छात्र विद्यालय आते हैं तब उनमें स्फूर्ति होती है, मतलब ताजगी उनमें होती है जब वो विद्यालय में सुबह सुबह जाते हैं। अतः उनको सीखने में सुगमता होती है और जैसे जैसे शिक्षण के घंटे बीतते जाते हैं वैसे वैसे उनकी स्फूर्ति में शिथिलता आती जाती है। उनके सीखने की जो गति है वो मंद होती जाती है और वे थकान का अनुभव करने लगते हैं। परिणामतः उनकी सीखने की क्रिया मंद हो जाती है। आपने स्कूलों में देखा होगा कि जो हार्ड सब्जेक्ट है उसके पीरियड स्कूल स्टार्ट होते ही लगा दिए जाते हैं ताकि छात्र उनको आसानी से ग्रहण कर सकें और जो सरल सब्जेक्ट हैं उनको अंतिम पीरियडों में पढ़ाया जाता है। अगला जो कारक है वो है सीखने की इच्छा। यदि छात्रों में किसी बात को सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे सीख लेते हैं। अतः अध्यापक का एक प्रमुख कर्तव्य है कि वह छात्रों की इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे उनकी रुचि और जिज्ञासा को जागृत करना चाहिए। अगला कारक है प्रेरणा। सीखने की क्रिया में प्रेरकों का स्थान सबसे प्रमुख माना जाता है। प्रेरक बालकों को नई बातें सीखने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। अतः यदि अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र नए पाठ को सीखें तो वो प्रशंसा, प्रोत्साहन, प्रतिद्वंदिता आदि विधियों का प्रयोग करके उनको प्रेरित
करें। स्टीफेंस महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा जो है वो संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अगला जो कारक है वो है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक का स्थान सदैव महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके कार्यों और विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व, ज्ञान और शिक्षण विधि का छात्रों के सीखने पर सदैव प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। इन बातों में शिक्षक का स्तर जितना ऊंचा होता है, सीखने की प्रक्रिया उतनी ही तेज और सरल होती जाती है। अगला कारक है सीखने का उचित वातावरण। सीखने की क्रिया पर न केवल कक्षा के अंदर के वरन बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। कक्षा के बाहर का वातावरण हमेशा शांत होना चाहिए। निरंतर शोरगुल से छात्रों का ध्यान सीखने की क्रिया से दूर हो जाता है। यदि कक्षा के अंदर छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, यदि उनमें उस कक्षा में वायु और प्रकाश की कमी है, तो छात्र थोड़ी देर में ही थकान का अनुभव करने लगते हैं। परिणामतः उनके सीखने में जो रुचि है, उनकी जो सीखने की रुचि है वो समाप्त हो जाती है। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि छात्रों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना है, तो सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ने में वो योग उसे मिलता है। अगला कारक है सीखने की विधि। सीखने की विधि का संबंध छात्र और विषय दोनों से माना जाता है। यह विधि जो है यह जितनी ही अधिक रुचिकर और उपयुक्त होती है, सीखना भी उतना ही अधिक सरल होता जाता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल और करके सीखने की जो विधियां हैं और उच्च कक्षाओं में पूर्ण सामूहिक और सहसंबंध विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला कारक संपूर्ण परिस्थिति। बालक के सीखने को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व हैं वे उस पर पृथक रूप से प्रभाव न डालकर सामूहिक रूप से प्रभाव डालते हैं। अतः एक संपूर्ण परिस्थिति का होना आवश्यक है जिसमें सीखने के सभी तत्व और सभी दशाएं विद्यमान रहती हैं। विद्यालय की संपूर्ण परिस्थिति का बालक के बाह्य जीवन और समाज के सामान्य जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। रायबर्न का कथन है कि उस संपूर्ण परिस्थिति का जिसमें बालक अपने को विद्यालय में पाता है, जीवन से जितना ही अधिक संबंध होता है उतना ही अधिक सफल और स्थायी उसका सीखना होता है। अब हम देखने वाले हैं सीखने की प्रभावशाली विधियां। किसी नई क्रिया या नए पाठ को सीखने के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। अतः इनमें से केवल उन विधियों का वर्णन हम कर रहे हैं जिनका मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर अधिक उपयोगी और प्रभावशाली उनको माना गया है। सबसे पहली जो विधि है सीखने की वो है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। डॉक्टर मेक का कथन है कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में माना जाता है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसको वो जल्दी सीखते हैं। इसका कारण यह है कि उसे करने में वे उसके उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, उनको करने की योजना बनाते हैं और उस योजना को वो पूर्ण करते हैं। फिर वे ये देखते हैं कि उन्होंने जो प्रयोग किया है या जो प्रयास किया है उस प्रयास में वो कितने सफल हुए हैं या फिर वो असफल हुए हैं। यदि वो सफल नहीं हैं
तो वो अपनी गलतियों को मालूम करके उनमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी जो विधि है वो है निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। योकेम एंड सिम्पसन महोदय ने लिखा है कि निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्र करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का एक साधन है। बालक जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वो जल्दी और स्थायी रूप से सीख लेते हैं। इसका कारण यह है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते हैं या फिर उसका प्रयोग करते हैं या उसके बारे में वो बातचीत करते हैं। इस प्रकार वे अपनी एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग उस वस्तु को सीखने में, उसका निरीक्षण करने में लगाते हैं। फलस्वरूप उनके स्मृति पटल पर उस वस्तु का स्पष्ट चित्र या प्रतिबिंब अंकित हो जाता है। अगली विधि है परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग। नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है। बालक इस खोज को परीक्षण के द्वारा कर सकता है। परीक्षण के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रकार वह जिन बातों को सीखता है वे उनके ज्ञान का अभिन्न अंग हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें कि वह इस बात का परीक्षण कर सकता है कि गर्मी का ठोस और तरल पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह इस बात को पुस्तक में पढ़कर भी सीख सकता है, पर यह सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि वो स्वयं करके उसे ना सीखे। अगली जो विधि है वो है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। मतलब सीखने का जो कार्य है वो व्यक्तिगत और सामूहिक विधियों द्वारा होता है। इन दोनों में सामूहिक विधियों को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली माना जाता है, जिसके संबंध में कोलेस्निक महोदय ने लिखा है कि बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देने, उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके सामाजिक समायोजन को अनुप्राणित करने, उसके व्यवहार में सुधार करने और उसमें आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावनाओं का विकास करने के लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामूहिक विधियां कहीं अधिक प्रभावशाली मानी जाती हैं। कुछ सामूहिक विधियां हम नीचे देखने वाले हैं। पहली सामूहिक विधि है वाद विवाद विधि, डिस्कशन मेथड। इस विधि में प्रत्येक छात्र को अपने विचार व्यक्त करने और प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया जाता है। दूसरी विधि है वर्कशॉप विधि। वर्कशॉप विधि में विभिन्न विषयों पर सभाओं का आयोजन किया जाता है। इन विषयों के हर पहलू का छात्रों द्वारा अध्ययन किया जाता है। अगली सामूहिक विधि है सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधियाँ। इन विधियों में किसी विशेष विषय पर छात्रों द्वारा विचार विनिमय प्रकट किया जाता है। अगली सामूहिक विधि है प्रोजेक्ट डॉल्टन व बेसिक विधियाँ। इन आधुनिक विधियों में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के प्रेरकों का प्रमुख स्थान होता है। प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से वो कार्य करता है, जिससे उसका सीखने का कार्य जो है वो सरल हो जाता है। इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण उसमें स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का विकास होता है। अगली प्रमुख विधि है मिश्रित विधि द्वारा सीखना। सीखने की दो प्रमुख विधियां हैं, एक तो पूर्ण विधि और दूसरी है आंशिक विधि। पहली जो पूर्ण विधि है उसमें छात्रों को पहले
पाठ्य विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है। दूसरी जो आंशिक विधि है उसमें पाठ्य विषय को खंडों में बांट दिया जाता है। आधुनिक विचारकों के अनुसार इन दोनों विधियों को मिलाकर सीखने के लिए मिश्रित विधि का प्रयोग किया जाता है। अगली जो विधि है वो है सीखने की स्थिति का संगठन। सीखने के कार्य को सरल और सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है सीखने की स्थिति का संगठन। यह तभी संभव हो सकता है जब विद्यालय का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि उसमें सीखने की सभी क्रियाएं उपलब्ध हों और सीखने की सभी विधियों का प्रयोग उसमें किया जाए। इसके साथ ये अध्याय यहाँ समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको विश्वसनीय पाठ्य सामग्री द्वारा ही अध्ययन करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।